प्यारे बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू प्राइवेट सिक्योरिटी सेक्टर क्लास 9th। आज का आपका जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज्ड इन सर्च। खोज में प्रयुक्त जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, सामान है, उसका हम किस प्रकार से खोज या सर्च करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेटल डिटेक्टर का उपयोग हथियार और धातु की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है, जैसे किसी व्यक्ति के बैग में चाकू आदि खतरनाक वस्तुओं का पता लगाना। डिटेक्टर और व्यक्ति के शरीर के बीच की दूरी 3 इंच से कम होनी चाहिए। ध्यान रखा जाना चाहिए कि खोजे जा रहे व्यक्ति के शरीर या कपड़ों को हाथ से ना छुआ जाए। इसके लिए आमतौर पर मेटल डिटेक्टरों की सहायता से किया जाना चाहिए। बॉडी स्कैन का पैटर्न हर बार एक जैसा होना चाहिए ताकि ऑपरेटर शरीर के उन हिस्सों को जान सके जिन्हें स्कैन करने की ज़रूरत होती है। ये तब होता है जब हम सर्च के लिए इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे पास, वो चाहे एक्सरे के अंदर मशीन होगी या मेटल डिटेक्टर हो गया, अगर हमें उसके बारे में सही से जानकारी नहीं है तो हम इस प्रकार के जो काम करने में हमें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जैसे इसमें बताया गया कि जब हम किसी व्यक्ति का फिजिकली उसको या मेटल डिटेक्टर से हम उसको चेक करते हैं, तो डिटेक्टर और व्यक्ति का जो शरीर है उसके बीच में कम से कम 3 इंच से कम जगह होनी चाहिए ताकि जो मशीन है सही से काम कर सके। अब प्रक्रिया में क्या चीज़ें हैं कि जब हम किसी व्यक्ति को सर्च करते हैं या स्कैन करते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट 1 है, व्यक्ति और मेज़ पर जितना भी सामान है व्यक्ति के पास, सबसे पहले उसको एक टेबल पर रखें। और नंबर 2 जो पॉइंट है, व्यक्ति को टेबल से कम 18 इंच या 1.5 से 2 फुट की दूरी पर खड़ा होने के लिए कहें। जो तीसरा पॉइंट है, स्कैन किए गए व्यक्ति के एक कंधे के शीर्ष से शुरू करें। डिटेक्टर के पेडल को क्षैतिज रूप से और व्यक्ति के शरीर के सामने की तरफ से समानांतर रखें। जब भी हम किसी व्यक्ति की तलाशी लेते हैं, जो डिटेक्टर है वो शरीर के जो समानांतर पैरेलल पे होना चाहिए। चौथा पॉइंट है इसका, हाथ के बाहरी भाग के ऊपर डिटेक्टर को स्वीप करें। आप कंधे के ऊपर से शुरू कर सकते हैं और कलाई के नीचे तक जा सकते हैं। जब आप मेटल डिटेक्टर से किसी व्यक्ति को सर्च कर रहे हैं तो इसको ऊपर कंधे से लेकर नीचे जहाँ कलाई तक वन साइड से उसको कंप्लीट चेक कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है, ध्यान रखा जाना चाहिए कि हाथ के डिटेक्टर पैरों के बीच खोज करने पर व्यक्ति के शरीर को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जब आप किसी भी व्यक्ति की तलाशी ले रहे हैं या उसको सर्च कर रहे हैं तो आपने उसको अपने हाथ से, अपने शरीर से स्पर्श नहीं करना है। जूते के निचले हिस्से को स्कैन करने के लिए व्यक्ति को पैर उठाने के लिए कहें। प्रक्रिया को दूसरे पैर के लिए भी दोहराया जाना चाहिए। यदि जूते में कुछ दृश्यमान धातु के हिस्से है तो गार्ड को डिटेक्टर से एक छोटी बीप सुनने की उम्मीद होती है। हालांकि डिटेक्टर के साथ जांच करने पर दोनों जूते एक समान ध्वनि का कारण बनते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति के शूज़ या जूते की आप तलाशी ले रहे हैं तो कई बार जो जूते के अंदर है और मेटल जैसे कील वगैरह इस प्रकार की चीज़ें हो सकती है और वो उसके अंदर क्या करेगा, वो यानी कि जो आपका मेटल डिटेक्टर है वो बीप करना शुरू कर देगा। तो यदि ये दोनों शूज़ के अंदर समान बीप करता है तो उसके अंदर किसी प्रकार की कोई खतरे की बात नहीं है। लास्ट है इसका जो पॉइंट है, अंत में शरीर के ऊपरी हिस्से को खोजते हुए माथे के ऊपर से शुरू करें और शीर्ष के चारों ओर गर्दन के पीछे तक स्कैन करें। लास्ट के अंदर आप जो व्यक्ति का जो ऊपरी हिस्सा है उसको आप सर्च करें और इसको जो माथे से शुरू करें और पीछे गर्दन तक आराम से इसको स्कैन करें। नेक्स्ट है जो एक्सरे बैगेज स्कैनर होता है।
जब भी आप मेट्रो, हवाई अड्डे या इस प्रकार की जब आप जगह जाओगे और आप सामान लेके जाते हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार की मशीनें होती है जिनको बोलते हैं एक्सरे बैगेज स्कैनर। सामान को स्कैन करने के उद्देश्य से एक्सरे स्कैनिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। एक्सरे स्कैनिंग मशीन को आप अक्सर रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर देख सकते हैं। टीवी मॉनिटर सेटिंग के आधार पर हल्के रंग या गहरे रंग की वस्तुओं को प्रदर्शित करता है। बैग को कन्वेयर बेल्ट पर इस तरह से रखा जाता है कि छवि व्यापक दृष्टिकोण को पकड़ लें। बैग को इस तरह से नीचे रखा गया है कि उसका सबसे चौड़ा हिस्सा एक्सरे के संपर्क में है, ताकि एक्सरे कम से कम सामग्री से गुजरे। बैग बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, जिसके कारण इसके कुछ हिस्से का पता लगाने का जो इसका क्षेत्र है, उससे ये जो रेंज है बाहर हो सकता है। मॉनिटर का निरीक्षण करने वाला व्यक्ति चौकस होना चाहिए और मामले में एक संदिग्ध वस्तु पाए जाने पर आगे की जांच और रिपोर्ट करना आवश्यक है, जिसकी रिपोर्ट आपको अपने सीनियर अधिकारी को देनी पड़ेगी। जो एक्सरे लेगेज जो मशीन होती है, ये एक स्कैनर होती है जो आप लोगों का, जैसे मान लो जब भी आप कहीं हवाई अड्डे या आप कहीं भी जो हमारी मेट्रो है, आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहाँ पर फिजिकली चीज़ों को बहुत मुश्किल होता है सर्च करना, तो वहाँ पर एक एक्सरे मशीन होती है जिसके अंदर बेल्ट के माध्यम से उस मशीन के अंदर से सामान गुजरता है और उसकी एक जो छवि है वो मॉनिटर पर दिखाई देती है। जैसे नीचे चित्र के माध्यम से एक व्यक्ति को स्कैन किया जा रहा है। यदि सर्च करते समय अगर किसी भी प्रकार की आपको संदिग्ध वस्तु या कोई इस प्रकार की आपको चीज़ मिलती है जिससे किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो इसकी आप तुरंत अपने जो उच्च अधिकारी है उनको रिपोर्ट दें। नेक्स्ट जो हेडिंग है, व्यक्ति और सामान की मैनुअल खोज। तो व्यक्ति इसमें चित्र के माध्यम से भी समझाया गया कि आपने एक व्यक्ति की किस प्रकार से आपने उसको सर्च करना है। वस्तुओं को छूने और पहचानने के कौशल को विभिन्न अभ्यासों के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। इसकी पहले प्रैक्टिस होती है एक सुरक्षा कर्मी को किस प्रकार से एक व्यक्ति को फिजिकली उसने चेक करना है। उदाहरण के लिए सुरक्षा गार्ड को बैग में एक हाथ रखना चाहिए और सामग्री की बनावट को छूना और महसूस करना चाहिए। गार्ड को वास्तव में उन्हें देखे विभिन्न वस्तुओं को के साथ इनका अभ्यास कर सकता है। मैनुअल खोज व्यक्तियों या सामान की खोज करने के लिए सभी इंद्रियों का उपयोग करता है और न केवल आंखों को। मैनुअल खोज करते हुए दस्ताने पहने जाना अत्यंत जरूरी है। यदि संभव हो तो खोज संदिग्ध पैकेज या व्यक्तियों से निपटने के लिए किसी अन्य सहयोगी के सामने आयोजित की जानी चाहिए। व्यक्ति और सामान की मैनुअल खोज, सबसे पहले क्या होता है इसका कि बार बार अभ्यास होना चाहिए कि भाई किस प्रकार से हमने, जैसे एक बैग को हम सर्च करते हैं या तलाश करते हैं, हमें सबसे पहले वस्तुओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी वस्तु किस प्रकार की होती है। इसको बार बार, ये तभी होता है जब इसको अभ्यास के माध्यम से सुरक्षाकर्मी इसको बार बार दोहराता है। और सबसे अच्छा तब है जब आप अपने सहयोगी जो सहकर्मी है आपका, उसके सामने आप बार बार इस चीज़ का अभ्यास करेंगे। इसके अंदर जितनी भी हमारी इंद्रिय है, हर चीज़ का हमारी अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ध्यान रहे सर्च करते समय जब भी आप फिजिकली किसी चीज़ को हाथ से सर्च करें तो इसमें दस्ताने पहनना अति आवश्यक है। खोज के दौरान जोखिम, खतरे और खतरे की रिपोर्ट करना। होता क्या है कि जब आप किसी चीज़ को सर्च कर रहे होते हैं तो कभी कभी कई ऐसी आपको उसके अंदर सर्च के दौरान खतरनाक वस्तु मिलती है जिसकी आपको रिपोर्ट करना अति आवश्यक है। खोज के दौरान पाए जाने वाले जोखिम, खतरों और खतरों की रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग महत्वपूर्ण है। यह गश्त साथ व्यक्ति और सामान की सुरक्षा खोज पर लागू होता है। रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग में संगति, पैटर्न की पहचान करने में मदद मिलती है, व्यक्तियों की संभावित भागीदारी का संकेत देती है। साथ ही यह एक घटना का समय और संभावित क्षेत्रों जो अपराधियों या असामाजिक तत्वों द्वारा लक्षित होने की संभावना होती है। रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग में निरंतरता प्रशासन को पैर की उंगली पर रखती है और प्रक्रिया की जवाबदेही सुनिश्चित करती है। कर्मचारियों, वाहनों और आगंतुकों के आगमन में संबंधित सुरक्षा रजिस्टर को बनाए रखना चाहिए। होता क्या कि जब भी आप किसी की जो
सामान को आप सर्च कर रहे, तलाश रहे, तो कई बार उसके अंदर कोई ऐसी गैर कानूनी चीज़ है या ऐसे कोई खतरनाक चीज़ आपको मिलती है, तो उसके जो आपके सीनियर अधिकारी है या संबंधित जो भी व्यक्ति है, उसको आपने तुरंत उसकी रिपोर्ट करनी है। नेक्स्ट एक रजिस्टर का प्रारूप। जब आपका जहाँ भी आप कार्यस्थल पर मौजूद है, आप किसी गेट पे मौजूद है, तो वहाँ पर जो आने जाने वाले व्यक्ति का किस प्रकार से ब्यौरा रखते हैं, उसके लिए जो रजिस्टर का प्रारूप क्या होना चाहिए, इसमें पिक्चर के माध्यम से भी नीचे दिया गया है। तो उसके अंदर क्या क्या डिटेल जो आपने भरनी है वो उसमें लिखा हुआ है। जैसे सबसे पहले आगंतुक नंबर, इसमें आने वाले व्यक्ति का कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, जिससे कि बाद में भी आप उससे संपर्क कर सके। आगंतुक का नाम, आने वाले व्यक्ति का नाम, आगंतुक के संगठन का नाम और पता। अगर वो किसी संगठन से जुड़ा हुआ है तो उसका भी नाम उसमें मेंशन होना चाहिए, नहीं तो उसका आप घर का एड्रेस भी उसमें डाल सकते हैं। किससे मिलना है, अगर वो कार्यस्थल पर आया हुआ है तो किस व्यक्ति से मिलना है, उस व्यक्ति का भी उसके अंदर आपने ब्यौरा डालना है। यात्रा का उद्देश्य कि आपने जो यहाँ पर आए, आप किस काम से आए, ये भी इसमें होना चाहिए। संपर्क नंबर पहले बता दिया। समय, आने का समय, जाने का समय। आने वाले आगंतुक का हस्ताक्षर, आने वाले व्यक्ति के उसमें हस्ताक्षर होना चाहिए। समय निकल गया, यदि उसका टाइम 12 से 2 बजे तक का है और अगर टाइम ऊपर निकल जाता है तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि इस टाइम तक उनका टाइम था आने जाने का, अभी तक व्यक्ति क्यों नहीं आया। लास्ट में नीचे जो दिया हुआ है सुरक्षा कर्मी के हस्ताक्षर, लास्ट में जब आप ये पूरी डिटेल भरते हैं तो उसके अंदर सुरक्षा कर्मी के हस्ताक्षर होना बहुत ज़रूरी है। रिमार्क, यदि लास्ट जो खाना उसका जो लास्ट कॉलम होता है वो होता है रिमार्क्स, यदि कोई रिमार्क है तो उसके अंदर आपने डालना है। रिपोर्ट करने की घटना है, जब किसी प्रकार की घटना घटती है तो उसकी रिपोर्टिंग, कौन कौन सी चीज़ें होती है जब आपको रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत होती है। हथियार या निषिद्ध पदार्थ और रसायनों के साथ व्यक्ति, अगर आपको कोई व्यक्ति इस प्रकार से मिलता है जिसके पास किसी प्रकार का कोई खतरनाक रसायन मिलता है, उसकी आपने रिपोर्ट करनी है। हथियारों या प्रतिबंधित पदार्थों और रसायनों के साथ सामान, यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसा कोई पदार्थ या चीज़ मिलती है जिसके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, उसकी भी आपने रिपोर्ट करनी है। थर्ड नंबर पे है संदिग्ध पैकेज, यदि आपको ऐसा कोई चीज़ या कोई पैकिंग या कोई डब्बा मिलता है जिसके ऊपर जिसका कोई मालिक नहीं है या जिसके ऊपर कोई पता या कोई प्रूफ नहीं लिखा हुआ है, ऐसे चीज़ की भी आपने रिपोर्ट करनी है। संदिग्ध व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसको आप नहीं जानते और आपको जिसके पास किसी प्रकार की कोई आइडेंटिटी नहीं है और आपको वो गलत पता या गलत चीज़ आपको बता रहा और लगता है कि जो व्यक्ति बयान कर रहा है वो इस प्रकार का व्यक्ति नहीं है, तो उसकी भी आपने रिपोर्ट करनी है। बर्बरता, अत्याचार, अगर कहीं भी कार्यस्थल पे किसी के साथ ज्यादती हो रही या कोई इस प्रकार की चीज़ें हो रही है तो उसकी भी आपने रिपोर्ट करनी है। आग से संबंधित खतरा, लाइटिंग हो या कोई इस प्रकार की चीज़ हो जिससे आग लगने की घटना हो सकती है, उसकी भी आपने रिपोर्ट करनी है। बिजली के झटके या कोई किसी को करंट लगता है, टूटे हुए ताले या कहीं आप स्टोर के पास अगर ताला लगा हुआ, लॉक लगा हुआ और आपको जब भी आप उसको चेक करते हैं तो वो आपको टूटा हुआ मिलता है, इसकी भी आपने रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारी को करनी है। स्लिप, ट्रिप्स और फॉल, अधिकांश सामान्य चोटें स्लिप, ट्रिप्स और गिरने के कारण की होती है। जब भी आदमी कोई गिरता है, फिसलता है, कहीं चोट लगती है, कहीं टूट फूट होती है या शरीर को कोई छोटी मोटी चोट या नुकसान होता है तो उस समय भी आपने रिपोर्ट करनी है। घटना की रिपोर्टिंग, लोगों, उपकरणों या किसी कार्य प्रक्रिया के दौरान होने वाली त्रुटियों या अप्रिय घटनाओं का विवरण देने वाली रिपोर्ट घटना के तुरंत बाद एक वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी जाती है। आमतौर पर स्वीकृत अभ्यास को पहले मौखिक रूप से अनौपचारिक संदेश देना होता है, इसके बाद घटना के 24 घंटे के भीतर औपचारिक विस्तृत लिखित रिपोर्ट दी जाती है। जब भी कोई घटना घटती है तो व्यक्ति को तुरंत उसकी मौखिक रिपोर्ट देनी चाहिए और अगले 24 घंटे के भीतर अगर किसी प्रकार की कोई घटना घटित होती है और सत्य पाई जाती है तो आपने 24 आवर्स के अंदर उसकी रिपोर्ट देनी है।
रिपोर्ट को प्रभावित ग्राहकों, कर्मचारी और उपकरणों की जानकारी यह आमतौर पर विभाग के प्रमुख जैसे अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रमाणित होती है। इस तरह की कुछ रिपोर्ट गोपनीय होती है और उन्हें वर्गीकृत जानकारी से संबंधित संगठन की नीति के अनुसार संभालना चाहिए। कई प्रकार की रिपोर्ट ऐसे होती है जो बड़ी गोपनीय होती है, उनको गोपनीय तरीके से रखना चाहिए। तो आज का जो आपका टॉपिक है, चैप्टर है, वो यहीं समाप्त होता है। इसको आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है और वीडियो देखने के बाद जो गूगल फॉर्म्स में लिखा हुआ चैप्टर लिखा हुआ है उसको आपने कंप्लीट पढ़ना है। उसके बाद जो नीचे क्वेश्चन दे रखे, 5 क्वेश्चन दे रखे, उसको आपने टिक करना है और सबमिट करना है। धन्यवाद।